हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं अंकिता जिंदल और आज की हम क्लास में बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आप लोग जानते हो कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है, सो इसी एग्ज़ाम के लिए जो अकाउंटिंग वाला सेक्शन है उसी में जो क्लासेस हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी एक क्लास हमने कर ली थी जिसके अंदर हमने बात की थी अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, और आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन बोथ गो हैंड इन हैंड, और दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं बट थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप CSE 21-3 के एस्पिरेंट हो तो 1 सितंबर से कुछ नई बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 1 ईयर के बैचेस हैं 1 सितंबर से, जहाँ के इंडिया के टॉप एडुकेटर बाइलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे बाय द टॉप एडुकेटर। NCERT और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलेगी। लर्नर्स की जर्नी है जहाँ पे 7 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ का प्लान ही रहेगा। यहाँ पे आप अपने प्लान को चेक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली जो है सारे एडुकेटर अपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। फाइन, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। दीज आर द एडुकेटर्स हु विल टेक ऑल द सेशंस एंड बाइलिंगुअल रहेंगे। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और आवर्स का ये सब सिस्टम जो है वो रहने वाला है। आप लोग इसे चेक कर सकते हो। सिमिलरली 2 ईयर के बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं बाय द इंडिया टॉप एडुकेटर्स, जहाँ पे बाइलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रॉपर आपको कवर कराया जाएगा। 1 सितंबर से कंप्लीट सिलेबस विद लाइव क्लास NCERT और टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल होगी। सिमिलरली 23 के बैचेस 2 ईयर के इसी तरीके से आपके जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। मिशन एयर 1 360 डिग्री कवरेज भी लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे 1 सितंबर से 70 आवर्स कोर्स रहेगा फॉर द 360 डिग्री कवरेज के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। ओनली 60 डेज आर टू गो फॉर द प्रीलिम्स। अगर आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने की सोचते हो तो ओनली जस्ट ₹15,000 में आपको ये मिल रहा है, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो हर क्रैश कोर्स को। 1 ईयर का राउंड अप मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवरेज और प्रैक्टिस सेक्शन, एवरीथिंग विल यू गेट देयर। अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में एक नया इनिशिएटिव आया है गाइज, जिसको हम लोग रेज हैंड की फैसिलिटी बोलेंगे। यहाँ पे आप अपने फेवरेट एडुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हो। ये ऑफलाइन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता था। आप इस तरीके से रेज करो और इतनी सारी तादाद में बच्चे जब बैठे होते हैं तो उनमें कोई क्वेश्चन आप उठ के पूछो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बट नाउ इट इज़ इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। हर संडे मॉर्निंग 11 AM अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, जहाँ पे आप लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे विन कर सकते हो। प्लस का कॉम्बो या आइकॉनिक का कॉम्बो है, एडिशनल % भी ऑफ मिलेगा, 10% रेफरल कोड से ऑफ मिलेगा। रेफरल कोड की जगह आपको अप्लाई करना है, दैट इज़ अ स्टडी IAS। चैनल का नेम बस प्लेस कर देना, यू विल गेट द 10% ऑफ। सिमिलरली गाइज हम बात करें, टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है एंड CSE एश्योरेंस आपको बहुत ही चीप रेट पे मिलता है। मेंटरशिप डेज है जहाँ पे आइकॉनिक ऑप्शनल 27,500 का आपको जस्ट ₹2,000 में मिलता है। CSE एश्योरेंस से 2 साल का अगर आप प्लान लेते हो और क्रैक नहीं करते हो तो 1 साल का वादा अनअकैडमी आप लोगों को देती है कि वो 1 साल और अनअकैडमी पर आप फ्री में पढ़ सकते हो। लोन भी मिलता है जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में 10,000 की 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो यूजिंग स्टडी IAS कोड अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर से आप लोग पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। तो चलो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में करते हैं शुरुआत। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में जाना था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। आज की क्लास में जानेंगे कि व्हाट आर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होती है? अगर आप हिंदी में भी मतलब इसका सर्च करते हो तो जिस सिंपल सा मतलब इसका बनेगा कि कन्वेंशंस का मतलब होता है कुछ गाइडलाइंस, कुछ निर्देश, ठीक है। वे निर्देश जो कंपनीज डिटरमाइन करती है जब कंपनी अपनी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। मान लो कंपनी ने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, अब उसका रिकॉर्ड तो करेंगे क्योंकि ओब्वियसली ना वो पेड होगी, खर्चा लास्ट में कमाई है या फिर लॉस है, क्या भी हुआ है वो सब दिखाना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर में, तो वो सब रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। फाइन, अब किस तरीके से उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, या फिर अभी जो स्टैंडर्ड्स ने जो चीज़ें कवर नहीं करी थी वो सब चीज़ें हैं वो कन्वेंशंस में कवर करता है। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ सबसे पहले ही, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ XYZ, कोई भी XYZ चीज़ आपने खरीदी, ठीक है, तो आप उस चीज़ से होने वाले बेनिफिट को अज्यूम करके
उसमें ऐड करके क्या अभी आप उसकी सेल वैल्यू अपने बिजनेस की अकाउंट्स में लिख रहे हो, या जब आपने खरीदी है, मान लो 2015 में खरीदी थी तो 2015 में ही आपने इसका जो प्रॉफिट है वो अज्यूम करके इसका सेल प्राइस जोड़ के आपने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड 2015 के अकाउंट में कर लिया। एक हो गया ये वाला मेथड, ठीक है। एक हो गया ये मेथड कि 2015 में तो आपने उस चीज़ पे खर्चा किया है तो आप सिर्फ उसमें एक्सपेंस दिखाओ, फर्दर कभी जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखाएंगे। मान लो 2015 में खरीदी है और 2017 में जाके वो चीज़ आपकी जाके सेल हो रही है, तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट दिखाया जाएगा वो तो 2017 के अकाउंट में दिखाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप अज्यूम करके उसी टाइम पे उसी ईयर के अंदर आप इसका प्रॉफिट दिखा दीजिए, या प्रॉफिट तब दिखाइए जब आप इस चीज़ को सेल कर रहे हो। तो वो अलग अलग मेथड होते हैं हर एक सेम चीज़ की, वही चीज़ है जो कन्वेंशंस में आप लोगों को सीखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ है कि कंपनी गाइड करती है कि कैसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, जो फिलहाल स्टैंडर्ड्स ने कवर नहीं करी थी। वही चीज़ है कि कैसे आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, वो बात करते हैं। इसकी कुछ डायमेंशंस रहेंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जैसे कंजर्वेटिज्म हो गया या कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और मैटेरियलिटी। वन बाय वन इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये स्टेट करता है यूसेज और कस्टम, एक रिवाज अकाउंटिंग का, कैसे आप लेखा जोखा करते हैं चीज़ों का, वो एक रिवाज है, वो एक गाइडलाइंस है ताकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए ही जस्ट इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस में मेन डिफरेंस क्या जो है वो रहता है। अब देखो, मैंने आपको कल की क्लास में जब कंसेप्ट सिखाए थे, सो कंसेप्ट में हमने कुछ वर्ड सीखे थे कि भाई जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का ओनर है, और जो बिजनेस है वो दोनों अलग है ना। बिजनेस में जो चीज़ पर्सनल रिलेशंस है वो बिल्कुल वैरी करते ही नहीं है। यहाँ पे इन दोनों की जो एंटिटी है, स्वामित्व है, अस्तित्व है, वो बिल्कुल सेपरेट है। या फिर आप उन चीज़ों को शामिल कर रहे हो जो मनी मेजरमेंट है। फाइन। अब आपने अगर लास्ट क्लासेस अच्छे से सुनी हैं तो आपको ये चीज़ बकायदा पता होगी कि व्हाट इज अ रियलाइजेशन कंसेप्ट, है ना। मैंने आपसे पूछा था, तो आप बताइए ज़रा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है। प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैचिंग का कंसेप्ट भी बताना, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए जनरेट हो गए यहाँ से, रियलाइजेशन और मैचिंग वाला। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब आगे देखिए, हम बात करें कन्वेंशंस के बारे में। ये 4 कन्वेंशंस हैं, बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए कि सिर्फ 4 ही कन्वेंशन है जो हमने पढ़नी है। देखो, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी। अब मैं आपको हल्का सा आइडिया देती हूँ। फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है कि आप हर चीज़ जो भी आई है उसके बारे में अभी सारा कुछ डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। आपने क्या उसमें कमाया, क्या आपने उसमें कॉस्ट लगाई, क्या उसमें सेल प्राइस है, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, फुल डिस्क्लोजर में आ गया। कंसिस्टेंसी में कि आपका जो बिजनेस है वो किसी एक साल नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा और आप हर साल अपने मेथड को कतई भी चेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल में कोई ए मेथड अप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर आते ही आपने बी मेथड किया, नेक्स्ट ईयर में आपने सी मेथड किया, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। कंजर्वेटिज्म में जैसे अभी आपने सीखा कि आप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे कंजर्वेटिज्म में, वो भी चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। तो वन बाय वन इनको डील कर लेते हैं। देखो अभी ध्यान से, लेट मी चेंज द कलर। कन्वेंशन जहाँ पे अकाउंटेंट बहुत ही सेफली काम करते हैं। whenever there are two equally acceptable method, the one which is more conservative will be accepted। ठीक है, आपके पास कान पकड़ने के 2 रास्ते हैं, आप ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। मतलब सीधे हाथ से या पीछे से घुमा के, कैसे भी जो आपने पकड़ना है वैसे आप जो है वो इसे पकड़ सकते हो। यहाँ पे कान है, ये आपका ईयर है, ठीक है, आप पकड़ सकते हो। लेकिन आपके लिए जो ज़्यादा आसानदायक है, यानी कि ये वाला जो है आसान है, ठीक है, मान लो आपके लिए आसान है, किसी के लिए ये वाला आसान होगा, तो आपके लिए जो चीज़ कंजर्वेटिव है, सूटेबल है, हर चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप वही वाला एक्सेप्ट करोगे, बजाय कि दूसरे ऑप्शन की तरफ आप लोग जाएंगे, ठीक है। आप टी और कॉफ़ी दोनों ले सकते हो, लेकिन टी पीने से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है, ठीक है। मतलब टी पीने से एकदम इंडियन वाली फीलिंग हो जाती है कि नहीं हम तो भारतीय हैं और चाय से ही, चाय की चुस्कियों से ही मज़ा आएगा, वही वाला एक पॉइंट आता है। तो
निफ्टी ही आप लोग जो है वो प्रेफर करोगे। ठीक है, आपकी मंजिल के दो रास्ते हैं, ये है, दोनों जा सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला रास्ता मेरे लिए सही है, आपके लिए सुटेबल है, तो आप इस पे जाएंगे। ठीक है, यू हैव नॉट ऑप्शन बट यू सेलेक्ट वन ऑप्शन विच इज मोर कंजर्वेटिव तो दैट यू विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, वो चीज होती है कंजर्वेटिज्म। दूसरी एक पॉइंट कंजर्वेटिज्म में आप लोग क्या सीखेंगे गाइस, कि आप जब खर्चा कर रहे हो, देखो यहाँ पे गेन इज ओनली रिकॉर्डेड व्हेन द इन्वेंट्री और एसेट इज सोल्ड। आपने 2015 में कोई चीज एसेट कोई खरीदी थी, ठीक है, आपने उस 2015 के ईयर में सिर्फ अपने एक्सपेंसेस दिखाई है, ठीक है, कि भाई हमने इतना खर्चा इस साल किया। 2018 में जाके कोई एसेट आपने बेची और जो एसेट आपने बेची उसमें आपको 3 लाख का फायदा होता है। ठीक है, तो 2018 में जाके आप उसका प्रॉफिट दिखाओ, लेकिन एक्चुअली में जो आपको प्रॉफिट रियलाइज हुआ है वो 2018 में हुआ है, 15 में यू जस्ट इन्वेस्टेड, है कि नहीं। सो गेन आप सिर्फ तभी रिकॉर्ड करो जब वो चीज सोल्ड हो जाए, बिक जाए और रियलाइज हो जाए, तो वो होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए, एनीवन। एक ये जनरल कंसेप्ट है रिकॉग्नाइजिंग का, पहचान करने का है, वेदर द एक्सपेंसेस और द लाइबिलिटीज, उसको पहचान करिए जितना जल्दी हो सके। अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द सोल्ड वैल्यू, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, व्हाट विल बी द आउटकम, यू डू नॉट नो, लेकिन उस टाइम पे आपने जो एक्सपेंस किया है और लाइबिलिटी है आपकी वो तो पता है, तो उसी हिसाब से आप उसे रियलाइज करो। बट ओनली टू रिकॉग्नाइज एसेट एंड व्हेन दे आर एश्योर्ड ऑफ बीइंग रिसीव्ड। ठीक है, जब आपको एसेट रिसीव हो रही है सिर्फ आप तभी उस चीज को रियलाइज करिए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है रिकॉग्नाइजिंग एस्टिमेट्स पे, यानी कि जब आपके हाथ में पैसे आ जाए तभी तो कहोगे ना, हाँ भाई मेरे प्रॉफिट हुआ है ना। हवा में कोई पता चला कि आपको प्रॉफिट हुआ है, वैसे आप इतना सेटिस्फाई कहाँ होते हो, वही वाला पॉइंट है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Accounting could manipulate the accounting record where those transactions are not reliable. Financial statements result unreliable. अब देखो, एक बात सोचने वाली है। मान लीजिए आपने कोई 1 लाख का स्टॉक खरीदा और 1 लाख के स्टॉक में आपने अज्यूम कर लिया बैठे बैठे कि लाइक 1 लाख का मैंने जब स्टॉक खरीदा है तो उस पर मेरी जो कॉस्ट आएगी उस रॉ मटेरियल को तैयार करने में, एग्जाम्पल वो आएगी 30,000 रुपये। ठीक है, मैंने उसमें ऐड कर दिए। इसके बाद जो टैक्स वैक्स आया, जो थोड़ा बहुत इधर का खर्चा है, वो मैंने 10,000 ऐड कर दिया। फाइन, इसके बाद मैं 40,000 का अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करूंगा, तो वो वैल्यू मैं इसके अंदर सेल करूंगा। ठीक है, 30, 40, 80 यानी कि 1,80,000 रुपये मेरी सोल्ड वैल्यू उस प्रोडक्ट की होगी जो मेरे 1 लाख से तैयार होगा। सो उसमें से 80,000 रुपये मेरा बचत आएगी, जिसमें से 40,000 मेरा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये चीज आप क्या करते हो, ये चीज आप अज्यूम कर रहे हो, जो कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, आपने आज 1 लाख का खर्चा किया तो आप उस साल में वो खर्चा दिखाओ, वो उस टाइम पे वो खर्चा ही दिखाओ, वो एक्सपेंस दिखाओ, वो आपकी लाइबिलिटी दिखाओ। ठीक है हो सकता है ना इन फ्यूचर 30,000 की जगह वहां पे आपके 40,000 लग जाए, हो सकता है टैक्स बढ़ने की बजाय घट जाए, 5,000 लग जाए, या और ज्यादा 15,000 लग जाए। हो सकता है आपको मन में लालच आ जाए, मार्केट आपकी वैल्यू बहुत बढ़िया बढ़ जाए, तो आप 40,000 प्रॉफिट नहीं उसमें 60,000 रख लो। फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो वही कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि ऐसे करके हर एक बंदा अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी पहचान और उस के हिसाब से अज्यूम करेगा, तो हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आपके हाथ में कैश अमाउंट आ जाए तभी आप उस चीज को रिकॉर्ड करो। क्लियर हो गया? अब बीच में और ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अपने सामने आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सीधी सी बात है, अनचेंज करोगे ईयर आफ्टर ईयर। ऐसा नहीं है मैंने 2015 में कोई ए मेथड अप्लाई किया, 2016 लगा तो साल भी बदल गया, मेथड भी बदल देते हैं, बी हो गया फिर सी फिर डी, नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल नॉट हैव एन आइडिया कि लाइक मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या मेरा प्रॉफिट घट रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। यू कांट कंपेयर गाइज, आप कंपेयर नहीं कर सकोगे। ठीक है, वो एक पॉइंट है यहाँ पे जो दैट विल नॉट बी मैनेजेबल। यहां तक एनीवन हैव एनी डाउट? ओके,
इफ अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो रही है, फैक्ट मेंशन एन इम्पैक्ट टू बी क्वांटिफाइड, इम्पैक्ट आपको बिल्कुल दिखाई देगा। आपने किसी एक मेथड को करने, एक सोल्व को क्वेश्चन को करने के लिए पहले ए मेथड अप्लाई किया, दूसरे में बी किया, फिर आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको वैरी कर रहे हो, उसको मैच कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, दोनों के मेथड जो है वो अलग हो जाएंगे, तो दे विल नॉट बी मीट। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सेम ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल होनी चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, हर साल। अगर स्टॉक आज कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे वैल्यू कर रहे हो जो भी कम है, तो प्रिंसिपल इसी को ही आप लोग फॉलो करोगे हर साल। कभी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू आपने कॉस्ट प्राइस पे रख दी, कभी आपने मार्केट प्राइस पे रख दी, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं यहाँ पे चलेगा। क्लियर? कंसिस्टेंसी जो प्रिंसिपल है, एक बार जो अडॉप्ट कर लिया तो आप उसे एक लंबे समय तक चलाते हो। हाँ, अगर ज़रूरत आती है तो यू कैन चेंज, मना ही नहीं है, बट फिर भी आप एक लंबे समय तक उसे जो है वो चलाते हो। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जो डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी, उसका मतलब है थिकनेस और समथिंग स्टेज द सेम, मतलब जो चीज़ है जो हमेशा स्टे सेम करेगी, इज डन इन द सेम वे और लुक्स द सेम। एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी के क्या होता है कि इजी टू पोर फ्रॉम ए पिक्चर, आप इजीली समझ सकते हो। फाइन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी की। ये क्या चीज़ है भाई? मेटेरियलिटी क्या है? मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपैरेटिव सिग्निफिकेंस करना ऑफ एन आइटम और इवेंट का। ठीक है। कन्वेंशन हाईलाइट करता है कि ऑल मटेरियल फैक्ट जो रिकॉर्ड आप कर रहे हो वो अकाउंटिंग में होना चाहिए, यानी कि वट एवर यू आर इंक्लूडिंग, वट एवर थिंग्स यू आर इंक्लूडिंग, दैट मस्ट बी इन अ मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। किसी की ऑनेस्टी या किसी की वफादारी, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें इसमें कतई भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेंट को उस पर्टिकुलर चीज़ की इंपॉर्टेंस का भी शामिल करना चाहिए मटेरियल डिटेल, और इग्नोर करनी चाहिए इररेलेवेंट जितनी भी वो सब चीज़ थी, उस चीज़ को यहाँ पे वो कर देना चाहिए। Sending a statement of account to the debtor, the exact amount receivable from the concerned debtor is to be revealed, वो सारी चीज़ें रिवील यहाँ पे होनी चाहिए। मेटेरियलिटी के कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे आइटम, ट्रांजैक्शन या इवेंट जो कि अफेक्ट कर रहे हैं यूजर की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को फर्क डालती हैं, तो वो सब चीज़ें चेंज यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन। तो इतनी ही सी बात थी, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के बारे में। डिस्क्लोजर में क्या चीज़ आती है? कन्वेंशन रिक्वायर दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड और ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलिवेशन इंफॉर्मेशन है फॉर देम, वो सारी इंफॉर्मेशन उनसे के साथ जो है वो शेयर कर देनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस शुड बी कंप्लीट और रिपोर्ट होना चाहिए एडिक्वेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन लिंक्ड विद द बिजनेस एंटिटी टू फुली अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। फाइन। हमें कोशिश करनी चाहिए एज अ ऑफिसर कह लो या वैसे नॉर्मली कह लो कि जो भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन कोई हमसे पूछता है तो हमें उसकी बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन मतलब वी कुड नॉट शेयर, है ना। सो देखो एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट और रिपोर्ट एडिक्वेट होनी चाहिए। जो भी चीज़ है वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे एडिक्वेट होनी चाहिए। लिंक्ड विद बिजनेस एंटिटी, ताकि बिजनेस की एंटिटी को इसलिए समझना चाहिए ताकि वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फाइन। कन्वेंशन डिस्क्लोजर का मतलब है ऑल मटेरियल फैक्ट, जो भी उनके काम का है वो सारा मटेरियल फैक्ट उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। फाइन। प्रॉपर डिस्क्लोजर कॉरपोरेशंस के द्वारा एक एक्ट है मेकिंग इट्स बिजनेस विद कंपनी अवेयर ऑफ पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से जो एविडेंस हैं सपोर्ट के या और सब चीज़ों के, वो भी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। फाइन। ये थे आप लोगों की कुछ कन्वेंशंस। आई होप कि कन्वेंशंस आप लोगों को समझ में इजीली समझ में आई हो। ज़्यादा है ही नहीं, 4 सारी कन्वेंशन है, आप उन्हें पढ़ेंगे तो चीज़ याद हो जाएंगी। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके, क्या कहते हैं वो, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहली चीज़ अपने सामने आती है कि व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होती है?
क्या चीज आप जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्रांजेक्ट कर रहे हो। कोई भी बिजनेस एंटिटी जो कि डायरेक्ट इफेक्ट में है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको ट्रांजेक्शन्स का पता है। मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है फाइनेंशियल स्टेटस या स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो उसे आप लोग ये ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हो। ऐसी ट्रांजेक्शन बहुत सारे तरीकों में आते हैं, जैसे सेल्स इन कैश, क्रेडिट टू कस्टमर हो गया, या फिर रिसीव करना हो गया कैश को फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मतलब कस्टमर से जो पैसा आया है वो, बाय सेंडिंग एन इनवॉइस, परचेज करना फिक्स्ड एसेट को एंड मूवेबल एसेट को, बोरोइंग करना फंड फ्रॉम ए क्रेडिटर। ठीक है, पेइंग ऑफ बोरोड फंड फ्रॉम क्रेडिटर, पेइंग ऑफ कैश टू अ सप्लायर फ्रॉम ए सेम सर्विस। ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल होती हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ लेखा जोखा करना है। वट एवर यू परचेज इन योर बिजनेस, वट एवर यू पेड इन योर बिजनेस, तो उस सब चीज़ों का लिख लो, तो बाद में आइडिया रहता है कि कितना खर्च हुआ, कैसे क्या हुआ। सो उस सब चीज़ों का आइडिया जो है वो बाकायदा बना रहता है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के कुछ बेस्ड हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप पे। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पैसे के साथ होती है। ठीक है, एनी ट्रांजेक्शन इट कैन बी एंटर्ड इनटू टू पर्सन और टू ऑर्गेनाइजेशन विद वन बाइंग एंड अदर वन सेलिंग इज कंसिडर्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से मतलब ये होता है कि जो भी आप ट्रेड करते हो, जो भी आप चीज़ काम करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो मनी से जो है जुड़ा हुआ है। फाइन, इट कैन बी सेड दो ऑर्गेनाइजेशन एक बाय कर रही है, अदर सेल कर रही है, तो उसको आप लोग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का नाम यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या चीज़ आती है भाई, जैसे ए ने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया अपने प्रोडक्शन के लिए कंपनी बी से, तो उसे आप एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहोगे। ठीक है, मतलब बाहरी ट्रांजेक्शन, बाहर से कुछ चीज़ हुई है, कंपनी ने अपने अंदर से वैसे कोई चीज़ नहीं करे, बाहर से चीज़ हुई है, तो उसे आप एक्सटर्नल कहेंगे। इसके बाद मैं बात करूं इंटरनल ट्रांजेक्शन की, तो उसमें कोई सेल्स नहीं शामिल होती, बल्कि कोई ना कोई प्रोसेस शामिल होता है। जैसे घर के अंदर कोई बाहर कोई सेल परचेज शामिल नहीं होता, लेकिन घर में आपने क्या किया, प्रोसेस किया, कुछ स्पेशल चीज़ बनाई, वो चीज़ में शामिल होती है। यहाँ पे दिस में इंक्लूड कंप्यूटिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एस्टिमेट किया गया डेप्रिसिएशन वैल्यू सर्टेन एसेट का। एक एसेट की वैल्यू 10 लाख है, लेकिन गिरते गिरते उसकी वैल्यू से 2 लाख आ गई है, वो चीज़ यहाँ पे मैचिंग की गई है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एक्सचेंज, जब कैश का एक्सचेंज करते हो तो उस बेस पे क्या क्या डिफरेंस रहेंगे। एक्सचेंज के कैश पे 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, जैसे कैश होगी, नॉन कैश होगी, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ये सारी इसमें कवर्ड होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन मोर कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है, क्योंकि पैसे से की लेन देन होता है, विच रेफर्स टू दोज दैट आर डील्ड विद द कैश। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो कैश में आते हैं, तो कैश इसके अंदर चली जाती है। नॉन कैश की ट्रांजेक्शन की बात करें, सो अनरिलेटेड टू ट्रांजेक्शन दैट स्पेसिफाई इट हैज़ बीन पेड और इफ इट विल बी पेड इन द फ्यूचर। मतलब नॉन कैश की ट्रांजेक्शन है जो या तो फ्यूचर में पेड की बात होती है, या फिर पेड नहीं करनी है, वो एक पॉइंट होता है। अगर कंपनी ए परचेज के मशीन इफ कंपनी ए परचेज मशीन फ्रॉम कंपनी बी और सी करता है कि भाई कोई डिफेक्टिव या रिटर्न वगैरह है, सो कैश नहीं दे रहा है, तो ये जो चीज़ है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर शामिल होगी, क्योंकि आपने कैश की कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं करी है। अदरवाइज ट्रांजेक्शन्स कैश नहीं होती, क्रेडिट नहीं है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा इसमें नहीं होती। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो उधार पे कर रहे हो, डेफर्ड कैश भी कह सकते हो, बिकॉज पेमेंट प्रॉमिस या कंप्लीटेड होती है ऑफ द फ्यूचर डेट के ऊपर जाके ही ट्रांजेक्शन कोई कंप्लीट होती है।
कंपनी एक्सटेंड करती है क्रेडिट टर्म को पेमेंट या 30 दिन या 40 दिन या 90 दिन के बाद, तो उसके हिसाब से डिपेंड करती है कि क्या यहाँ पे सर्विसेज होने वाली है. इज दैट क्लियर गाइज? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आज अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर है क्या? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी तक बताइए क्लियर है क्या? नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड इसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन, एवरीडे ट्रांजेक्शन करना और उसको बिजनेस को चलते रखाना, जैसे सेल परचेज या रेंट वगैरह देखना, तो वो चीज़ ऑब्जेक्टिव बेस पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है. नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें सो ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं. These are the transactions that do not involve or sale a purchase but may involve donation and the social responsibility. पर्सनल ट्रांजेक्शन्स में हम बात करें तो वे जो कि जैसे मान लो बर्थडे है तो एक्सपेंडिचर हो गया, या कोई चीज़ मंगवाई है तो उसका एक्सपेंडिचर, वे सब चीज़ें इसमें आ जाएंगे. लेट मी चेक हाउ मच इट लेफ्ट. ओके सो ये टॉपिक हम कर रहे हैं लास्ट. हाँ, ये और स्लाइड लास्ट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आधे घंटे की ही ये क्लास जो है करेंगे. डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. अब हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो वो डबल एंट्री करेंगे. व्हेन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अक्रूइंग, व्हेन रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग, when recording transactions, सेकेंड ही चल नहीं रहा है. when recording accounting transaction, डबल एंट्री मेथड एक सिस्टम होता है. जब आप बुक कीपिंग करते हो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो उसे बुक कीपिंग भी बोल सकते हो, जहाँ पे हर चीज़ की डबल एंट्री होती है. एक बार कहीं ना कहीं इसकी एंट्री डबल डेबिट होती है और दूसरी बार कहीं कभी कभी वो चीज़ क्रेडिट होती है, तो जब जाके वो वैल्यूएबल हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, अदरवाइज वो मैच नहीं खाती. फाइन, सो प्लीज़ वी रिमेंबर ऑल द थिंग्स, काइंडली वॉच ऑल द सेशंस. कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक है ये हमारा होता है पूरा. रेस्ट जो टॉपिक आएगा अकाउंटिंग साइकिल, ये भी क्लास आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो मिल जाएगी. फाइन, सो क्लियर है क्या सबको? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड 5 PM क्लासेस होने वाले 22 एस्पिरेंट्स के लिए कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान उनकी जो है वो रहनी चाहिए, क्या अभी परफेक्ट प्लान स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम 2022 के लिए, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे 5 PM. तो काइंडली वॉच ऑल द सेशंस. आप हर सेशन को अच्छे तरीके से जो है वो कवर करना. फाइन, चलो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज. फाइन, चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में वेट आप लोग ज़रूर आइएगा. थैंक यू.